इजराइल के हमले में हमास के नुकसान की अब तक जो कहानी आपने सुनी, उसमें मौत के आंकड़े ज्यादा जरूर हैं, लेकिन हमास के लिए इससे बड़ा झटका है एक के बाद उसके कमांडर्स का खात्मा। अब तक हमास के 6 बड़े कमांडर्स मारे जा चुके हैं। आपको सबका परिचय भी करवा देते हैं। एक नाम है अली कादी, ये नुकबा फोर्स का जो अहम कमांडर था। 7 अक्टूबर को हमले का नेतृत्व भी इसी ने किया था। दूसरा है जकारिया अबू मुअम्मर, हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो का यह प्रमुख था। इजराइल पर हमले की पूरी रणनीति इसी ने बनाई थी। तीसरा नाम है बिलाल अल कद्र, यह दक्षिणी नुकबा फोर्स का कमांडर था। किबुत्स में नरसंहार का यह जिम्मेदार था। एक नाम है मतेज ईद, हमास की नेशनल सिक्योरिटी का कमांडर था। इसके पास गाजा से ऑपरेशन की जिम्मेदारी थी। एक नाम है अबू शामला, हमास का आर्थिक मामलों का मंत्री था। हमास के लिए फंड जुटाने का यह काम करता था। और एक और नाम मेराद अबू मेराद, हमास का ये एयर चीफ था। इजराइल पर रॉकेट हमलों के लिए ये जिम्मेदार था। इसके अलावा हमीद सिनवार भी एक नाम है जिसे इजराइल की सेना ने मार गिराया। ये हमास का कमांडर याहा सिनवार का भाई है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए मेरे दोनों सहयोगी मनीष झा जो इस वक्त राफा क्रॉसिंग पर हैं और सुमित चौधरी जो कि गाजा बॉर्डर पर मौजूद हैं। सुमित, गाजा की स्थिति हम रोज बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बस अब थोड़ा वक्त रह गया है, बस कुछ पलों में सीधे बड़ा हमला हो जाएगा। लेकिन जो स्ट्रैटेजी पिछले 48 घंटे से आप देख रहे हैं, ये लड़ाई अब लंबी चलेगी। बिल्कुल 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 राहुल जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा और इसकी पुष्टि खुद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी कह दी है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी और हर 24 घंटे के अंदर स्ट्रैटेजीज बदल रही है। पहले ये कहा गया था कि लगातार आरटी अटैक्स होंगे, लगातार एयर स्ट्राइक्स होंगे और उसके बाद स्पेशल फोर्सेज अंदर घुस जाएंगी। लेकिन पिछले 48 घंटे से हम ये भी देख रहे हैं कि भले ही आरटी अटैक्स कम किए गए हो, स्पेशल फोर्सेज अंदर घुस गई हो, लेकिन गाजा सिटी के अंदर नहीं घुसी हैं, क्योंकि अभी ये सोचा जा रहा है कि आखिरकार जब फोर्सेज घुसेंगी तो उनके पीछे का बैकअप कैसा होगा, कितना बैकअप उनको चाहिए होगा। और अभी भी मुझे बताया गया कि थोड़ी देर पहले कि कमांडर्स की एक मीटिंग हुई टॉप ऑफिशियल्स की आईडीएफ की, जिसमें यह तय किया गया कि जब ग्राउंड फोर्सेस अंदर होंगी तो उनके बैकअप के लिए ना सिर्फ अमेरिका बल्कि कई और देश लगातार उनको एक सिक्योर एक वो भी देंगे, सिक्योरिटी भी देंगे, ताकि अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स अगर उनकी तरफ आती हैं, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि हमास के जो मिलिटेंट्स हैं वो भले ही गाजा के अंदर हो, लेकिन कई और जगह उनके जो समर्थक हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, वो भी मौजूद हैं और हिजबुल्लाह लगातार इसको लेकर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। तो कहीं हिजबुल्लाह भी उस तरफ अटैक ना कर दे, तो ये जरूर इंश्योर किया जा रहा है कि जब फोर्सेस आगे मूव करेंगी तो इनको एक ऐसा पैसेज दिया जाए जो कहीं ना कहीं से एयर डिफेंस के मामले में पूरी तरीके से सिक्योर हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये दिखाई भी दे रहा है सुमित। लेकिन मनीष, एक बड़ा सवाल ये कि एक तरफ फोर्स मूव कर रही है और दूसरी तरफ बाइडेन भी मूव करने वाले हैं, इजराइल की तरफ आ रहे हैं। और एक और बड़ा मूवमेंट इस वक्त होने वाला है, वो ये कि पुतिन पहुंच रहे हैं चीन। इन दो नेताओं का इन दो देशों में मूवमेंट इस युद्ध में कहीं आपको लग रहा है आग में घी डालने का काम करेगा? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं इस वक्त राफा क्रॉसिंग में हूं और कई सारे डेवलपमेंट एक साथ हो रहे हैं। बाइडेन इजराइल आ रहे हैं ये जब बताने के लिए कि अमेरिका इजराइल को समर्थन दे रहा है। पुतिन चीन जा रहे हैं क्योंकि रूस और चीन का इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में एक अहम योगदान है। और इन सब के बीच में जो एक मास्टरमाइंड है उसका नाम है ईरान। और ईरान के विदेश मंत्री ने अभी कहा है कि हमास उन 200 बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है अगर इजराइल अपना हवाई हमला छोड़े। और वहीं हमास की तरफ से यह कहा गया है कि हमें 200 बंधकों के बदले हजारों लोग जो फिलिस्तीन के इजराइल के जेल में हैं उन्हें रिहा किया जाए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो देखिए एकदम पूरा मिक्स सा होता जा रहा है। और फिर ईरान के ही विदेश मंत्री के शब्दों में पॉलिटिकल सॉल्यूशन अब बचा नहीं है, बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है और ऐसे में कई फ्रंट से वॉर शुरू होंगे। तो मुझे लगता है कि पुतिन के विजिट और बाइडेन के विजिट के बीच में ईरान के विदेश मंत्री ये चेतावनी दे रहे हैं कि अब यह युद्ध बड़े स्केल पर होने वाला है, इसे कोई नहीं रोकने वाला है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस जमीन से शायद वो युद्ध लड़ा जाने वाला है जिसमें सीधे सीधे तीनों सुपर पावर, अगर मैं कहूँ अमेरिका, रूस, चीन, वो भी इन्वॉल्व होगा। बस कंधे पर बंदूक इजराइल के या हमास के या दूसरे और मिडिल ईस्ट के देशों के होंगे। जी मनीष, आप जिस जगह खड़े हैं वो राफा है और बताया जा रहा है कि ये ऐसा पॉइंट है जहां पर युद्ध बहुत भीषण स्थिति में हो सकता है। बहुत खराब हालात यहां पर बने हुए हैं। थोड़ा आप बता पाएंगे यहां पर क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए मैं अपने कैमरा सहयोगी अमित को कहूँगा थोड़ा सा लोकेशन भी दिखाए। देखिए सबसे पहले तो आप बॉर्डर ही देखिए, बोर्ड का पर ही लिखा हुआ है राफा क्रॉसिंग। राफा क्रॉसिंग के पास ही यहाँ पर इस वक्त में सैकड़ों टैंक और हजारों के करीब में
सोल्जर्स तैनात है। राफा क्रॉसिंग वो जगह है जहां से गाजा पट्टी और इजिप्ट के बीच का जो निकलने का पॉइंट है। क्योंकि अभी फिलहाल ये पूरी दुनिया के अटेंशन में इसलिए है क्योंकि 600 के करीब अमेरिकन सिटीजन अभी गाजा पट्टी में हैं और उनको निकालने के लिए अमेरिका बार बार इजराइल को ये कह रहा है कि अभी थोड़ा सा आप एयर स्ट्राइक कम करो ताकि अपने सिटीजन को वो निकाल सके। वहीं दूसरी तरफ सैकड़ों की संख्या में ट्रक जो है वो गाजा पट्टी में राहत सामग्री लेकर जाने वाला, ये वो जगह है राफा क्रॉसिंग। आपने बिल्कुल सही कहा, राफा क्रॉसिंग वो जगह है जिस जगह पर जाकर ह्यूमैनिटेरियन एड भी आएंगे, अमेरिकन को भी निकाले जाएंगे और इजराइल की तरफ से हमले किए जाने की भी बात आ जा रही है। इस पॉइंट पर फिलहाल अभी दुनिया की नजरें हैं क्योंकि अगर गाजा पट्टी से विदेशियों को निकाला जाता है, अगर वहां से अगर राफा क्रॉसिंग से इजिप्ट जाने का रास्ता खुलता है तो आने वाले दिनों में क्या क्या घटनाक्रम होंगे ये सब कुछ तय करेगा ये राफा क्रॉसिंग, जहां इस वक्त TV9 की टीम मौजूद है। और मेरे आसपास के जो लोकेशन है राहुल जी, मैंने वहां पर देखे हैं बहुत सारे जो टैंक और दूसरे मिलिट्री वेपन्स यहाँ पर खड़े हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनीष और सुमित ये पूरी जानकारी देने के लिए। और बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ अपना ध्यान रखिए, बहुत सेफ होकर के रिपोर्टिंग कीजिए।